आज का जो हमारा वेबिनार का विषय है और खास सब्जेक्ट है, हमारे जो स्पीकर हैं आज के एडवोकेट विजय कुलकर्णी साहब बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये वेबिनार हम लोग कर रहे हैं। आई एम एडवाइजर ऑफ द मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड। हमारी एलएसी लोकल एरिया कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कि लोग मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी में तमाम रहने वाले लोग अवेयर हो, एजुकेट हो और उनकी जो डिफिकल्टीज है, उनकी जो परेशानी है, जो प्रैक्टिकल यदि आप मैनेजमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तो वो रिजॉल्व हो कहीं ना कहीं। और हमारा जो सिलसिला है रमेश प्रभु जी और माई सेल्फ सुनील शर्मा की लोग अवेयर हो, एजुकेट हो, एम्पावर हो, तो उस सिलसिले को जारी रखते एवरी फ्राइडे। हम पिछले 4 महीने से ये सीरीज चला रहे हैं एवरी फ्राइडे 6 PM। तो एडवोकेट विजय कुलकर्णी साहब, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत सर वेलकम टू विजय कुलकर्णी साहब। नमस्ते सुनील जी, सर थैंक ऑडियो यू। कि विजय कुलकर्णी साहब तमाम हाउसिंग सोसाइटी के एक्सपर्ट हैं, बकायदा हर एक विषय पे एज ए फैकल्टीज, एज ए स्पीकर मुंबई महाराष्ट्र नहीं दूसरी जगह भी इनको बुलाया जाता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, और काफी सालों से बुलाया जाता है। इज द एक्सपर्ट इन द CHS मैटर्स एंड ऑल। तो सर आज जो टॉपिक लिया आपने बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो हम आप लोगों के सवाल भी लेंगे, लास्ट में विजय कुलकर्णी साहब सवाल भी लेंगे और आप उनका नंबर और मेल आईडी भी शेयर करेंगे ताकि आपके कुछ इश्यूज है तो वो रिजॉल्व कर सके। प्लीज वेलकम टू एडवोकेट विजय कुलकर्णी साहब। सर प्लीज वेलकम, गो अहेड सर। जैसा हम जानते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जैसा सबको पता ही है कि कोऑपरेटिव इज द फर्स्ट वर्ड, सहकार, जहां पे सभी तरह के लोग आके अपना घर बांध सके, फैसिलिटीज एंजॉय कर सके और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अपना रहना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी B-C कैटेगरी सिटीज में एक रीजनेबल रेट पे अपने को एक आशियाना घर। कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में, पूरे देश में सबसे ज्यादा मूवमेंट चला महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिलेटेड बायलॉज बहुत ही एडवांस्ड तरीके से अगर पूरे देश में कोई स्टेट में है तो वो महाराष्ट्र में। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जैसा मैनेजमेंट, जैसा हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को चलाना चाहते हैं, तो ये रोज का मैनेजमेंट में कौन सा टाइप का इश्यूज आते हैं, प्लस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या क्या है, और ब्रॉडर इश्यूज एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चलाने के लिए जो समाज सेवा जो लोग करना चाहते हैं वो हर सोसाइटी में आगे आते हैं, आके अपना योगदान देने के लिए एक निर्णय लेके एक 5 साल का कमिटमेंट के साथ सोसाइटी का मेंबर बनते हैं कमेटी के, और उसी के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस बेरर बनना चाहते हैं कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और अदर मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जैसा आप एक प्लेन मेंबर जो अपना घर का मेंटेनेंस, सब्सक्रिप्शंस, शेयर कैपिटल जो आप सब्सक्राइब करते हैं, पैसा आप दे के आप मेंबर बनते हैं, तो आप और सब मेंबर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। मतलब आपने ही 10 शेयर्स का पैसा दिया है, मैंने भी दिया है, लेकिन अगर समझ लीजिए आपके बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स है, 50 फ्लैट में से 8 लोग ऐसा आते हैं जो कमेटी बनाते हैं, इलेक्शन होता है, कमेटी बनता है, और चेयरमैन, सोसाइटी, ट्रेजरर, एक 3 की ऑफिस बेयरर्स जिनको सोसाइटी को रोज मैनेज करना रहता है। जैसा इलेक्ट होके आप ऑफिस बेयरर बनते हैं, अलग मेंबर से आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि बाकी के मेंबर्स और ऑफिस बेयरर्स और सोसाइटी का कमेटी एक दो ग्रुप्स बन जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये तीनों को जनरली चेक सिग्नेचर का पावर्स रहता है, कॉमनली नोन एज सिग्नेटरीज टू द अकाउंट्स, दैट इज फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, प्लस बैंक ऑपरेट करने के लिए पावर्स रहता है। इसके अलावा जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स रहते हैं, उनका भी एक सुपरवाइजरी और कंट्रीब्यूटरी रोल रहता है, जो रोज का कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाना है, मंथली एक एडवाइस देने के लिए एक कमिटी मीटिंग बुलाया जाता है। लेकिन ये सब पेपर वर्क है, पेपर पे है।
लेकिन एक्चुअल जो सोसाइटी मैनेज करना है, इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, और जैसा आप ऑफिस बेरर का पोजीशन पे बैठ जाते हैं, आपको कुछ लॉज, कुछ सर्कुलर्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ बायलॉज आपको एनफोर्स करना है दूसरे मेंबर्स के ऊपर। जब आप आपका अथॉरिटी दूसरे मेंबर्स के ऊपर एनफोर्स करते हैं, या तो रूल बनाते हैं या तो मैंडेट करते हैं, मैंडेटरी प्रोविजंस लेके आते हैं कि उनको पालन करना है आप जो बोल रहे हैं, तभी डिस्प्यूट आप मेंबर्स और आपका ऑफिस बेरर्स के बीच में आने का चांसेस रहता है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने में जनरली ऑफिस बेरर्स फेस करते हैं? कॉमनली सबसे पहला जो मैं पॉइंट लेना चाहूंगा वो है कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस। जैसा आपको सोसाइटी चलाना है, आपको फाइनेंस का जरूरत होता है। जैसा आपको इलेक्ट्रिसिटी भरना है, चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, सिक्योरिटी पेमेंट करना है, और लिफ्ट मेंटेनेंस, कलरिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ऐसे अनेक अकाउंट हेड्स है जिसमें आपको खर्चा करना पड़ता है, और उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत है। जैसा आप बोलेंगे कि मेंटेनेंस सोसाइटी का भरना है मेंबर्स को, तो उसके पीछे दो टाइप के रोल्स है ऑफिस बेरर्स का। एज अ पॉलिसी मेकर, आपको अमाउंट डिराइव करना है कि कैसा चार्ज करना है मेंबर्स को, क्योंकि सोसाइटी मेंटेनेंस पहले जैसा एक सिंपल सा एक अकाउंट हेड नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसा आप खुद का घर में रह रहे, कि आपका घर किसी को रेंटल पे दिया है, तो वहां पे नॉन ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन चार्जेस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसमें आपने कितना चार्ज किया है, कम चार्ज किया है, ज्यादा चार्ज किया है, ये सब चीजें आ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ मेंटेनेंस, आपका जो समरी बनता है, कुछ मेंबर्स बोलेंगे कि आप हमको ब्रेकअप दो, ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हमको आप क्लियरली आप हमको ये बता दो कि आपने ये अमाउंट कैसा कैलकुलेट किया। कभी कभी कैसा होता है, कुछ सोसाइटीज में फ्लोर टू फ्लोर मेंटेनेंस चेंज हो सकता है, या तो छोटा फ्लैट बड़ा फ्लैट में कॉमन एरियाज का अलोकेशन, ये सभी चीजें एक क्वेरीज या आपका जानकारी के लिए मेंबर्स लेटर लिखते हैं, कॉमन व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो ईमेल लिख सकते हैं अगर सोसाइटी का कोई ईमेल आईडी है तो। लेकिन जनरली मैंने देखा है जहां पे ऑफिस बेरर को ये सब क्वेश्चंस का आंसर देने में दिक्कत आ जाता है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस, एक्चुअल कलेक्शन एक रोल है, और डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, मेंटेनेंस कैलकुलेट आप कैसा कर रहे हैं, कौन सा बेसिस पे कर रहे हैं, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें भले ही कोई क्वेरी नहीं है, सबको मंजूर है आपने जो कमिटी ने जो मेंटेनेंस तय किया है, लेकिन इसके लिए आपने प्रॉपर एक रेजोल्यूशन बनाया है क्या, एजीएम में अप्रूवल लिया है क्या? इसके बावजूद सभी मेंबर्स टाइम टू टाइम पेमेंट अगर देते हैं तो ठीक है। अगर डिले होता है तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं क्या, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्या सबको वही इंटरेस्ट रेट है, या तो कुछ ही लोगों के लिए आपने डिसाइड किया इनको ही आपको चार्ज करना है? सो ये सब चीजें इन्वॉल्व होते हैं। यहीं से आपको डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स, ऑफिस बेयरर्स एंड सोसाइटी, ऑफिस बेयरर्स एंड रजिस्ट्रार्स, ऐसा कुछ क्वेरीज आने का चांसेस रहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी मेंबर्स अपना अपना मेंटेनेंस दे रहे हैं, कुछ क्वेरीज आता है तो सोसाइटी का मैनेजमेंट उसको रिप्लाई नहीं करता है। जैसा आप रिप्लाई नहीं करते हैं, तो वो रिप्लाई नहीं किया है तो फिर से उसके ऊपर लेटर्स आना शुरू होता है, डिस्प्यूट होता है, लीगल नोटिस आ सकते हैं, या तो करस्पॉन्डेंसेस। मेंटेनेंस टाइम पे अगर आप नहीं देते हैं तो सोसाइटी को एक लेटर देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए विथ अ रिमाइंडर, विथ ब्रेकअप। अगर उसमें इंटरेस्ट लगा हुआ है तो आपको कट ऑफ डेट मेंशन करना है कि इतना डेट पे अगर आप देते नहीं है तो आपको इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके बावजूद इंटरेस्ट क्लॉज रहते हुए भी, आपका कंप्यूटेशन होने के बाद भी, बिकॉज ऑफ सम रीजंस,
सोसाइटी मेंटेनेंस मेंबर्स देते नहीं है, तो उसके बाद आपको लीगल स्टेप लेना पड़ता है, सेक्शन 101 ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इसके बाद लीगल नोटिस का भी एक प्रोसीजर है। आपको एक एडवोकेट को प्रॉपर फी स्ट्रक्चर फिक्स करके अपॉइंट करना है, उसका रेजोल्यूशन पास करना है, सभी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है, क्योंकि जब भी आपका मामला रजिस्ट्रार के पास जाएगा, दैट इज द फर्स्ट लीगल स्टेप विच सोसाइटी टेक्स। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, हाई कोर्ट तक जा सकता है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास जाके रुक सकता है, या तो रजिस्ट्रार के लेवल भी वहीं पे भी सेटल हो सकता है। इसकी वजह से एज ए सोसाइटी मैनेजमेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। इसके बाद में मेंटेनेंस एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है सोसाइटी में, और एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी का मेरे ख्याल से मेंबर्स का कैसा है। आपको सर्विस चाहिए, आप टाइम पे मेंटेनेंस देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर बन गए और सोसाइटी का मैनेजमेंट ऑफिस बेरर्स सर्विस प्रोवाइडर बन गए। जनरली सोसाइटीज में मेंबर्स ये भूल जाते हैं कि आप एक सोसाइटी का मेंबर है, और जो ऑफिस बेरर्स है वो भी आप ही के जैसा एक मेंबर है, लेकिन अपना एक एक्सपर्ट नॉलेज या तो सोशल ऑब्जेक्टिव लेके वो एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, इसके लिए आगे आके इलेक्शन में पार्ट लेके, भागीदारी लेके जीत के आए हैं एज अ ऑफिस बेयरर्स। सबसे बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर यहां पे क्रिएट हो जाता है जहां पे नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स बैठ के सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, और कमिटी के साथ जितना हो सकता है उतना पार्टिसिपेट करके सोसाइटी चलाने में हाथ बटाते नहीं है। तो इसके वजह से एक डिस्प्यूट आने का चांस रहता है। अगर, क्योंकि हमको ये चीज नहीं भूलना है कि आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेशन, सहकार, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको आपको समझ के आगे बढ़ना है। इसमें नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स कैसा हो सकता है? आप ये बोल सकते हैं कि आप तो इलेक्शन जीत गए, आप सेक्रेटरी बन गए, अभी आपको ही काम कर रहे हैं, आपको हमारा पार्टिसिपेशन क्यों चाहिए? हम तो सिर्फ प्लेन मेंबर है, ऑर्डिनरी मेंबर्स है। ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी आपको सोसाइटी मेंबरशिप मिलता है, आप ऑफिस बेरर नहीं बनते हैं, सोसाइटी का मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपका रोल नहीं है। सो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। हाउ यू कैन पार्टिसिपेट? आप कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो एनुअल मीटिंग होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, वो मीटिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। देखिए, जैसा आपको एजेंडा मिलता है, आपको पार्टिसिपेशन के लिए इनविटेशन मिलता है, नोटिस मिलता है एजीएम का, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। एजेंडा के ऊपर प्रॉपर मीटिंग में अगर आप डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे चीज क्लियर हो सकते हैं, और आपका जो वैल्यूएबल सजेशंस है, इनपुट्स है, वो आपको एजीएम में एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली दफा जो मुद्दा डिस्कस होता है, जिसके ऊपर निर्णय होता है, तभी आपको इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, पूरा आपका योगदान देने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ऐसा करते हैं, मीटिंग में एब्सेंट रहते हैं, या तो मीटिंग में चुप बैठते हैं। जब भी रेजोल्यूशन पास होता है, उसको लेके कोऑपरेटिव कोर्ट में या तो रजिस्ट्रार के सामने जाके डिस्प्यूट एप्लीकेशन या तो कंप्लेंट करना, ये सब करती है। इसकी वजह से सोसाइटी का माहौल खराब होता है। नॉन पार्टिसिपेशन ड्यू टू योर एब्सेंटिज्म इन द मीटिंग, क्योंकि आप मीटिंग में आएंगे ही नहीं तो सोसाइटी डेवलप करने के लिए पार्टिसिपेट कैसा करेंगे? सो दैट इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी। नेक्स्ट, कोरम नॉट मेट, मतलब आपको एक मिनिमम कोरम चाहिए। अगर उतना भी मेंबर नहीं आते हैं तो सोसाइटी कमिटी क्या करता है, थोड़ा आधा घंटा रुक के, इवन इफ देर इज नो कोरम, दे हैव टू कंटिन्यू विद द मीटिंग्स। सो नॉन पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू लीड टू मिसमैनेजमेंट और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी इन योर ओपिनियन, क्योंकि आप खुद ही उसमें एब्सेंट रह रहे हैं। उसके बाद कुछ ही लोग सोसाइटी में डोमिनेट करते हैं और दे क्रिएट मिसट्रस्ट। समझ लीजिए, कुछ पावरफुल लोग रहते हैं सोसाइटी में, वही लोग आगे आते हैं, उन्हीं को कंप्लीट सोसाइटी अपने हाथ में लेना है, उन्हीं को अपना लॉबी चलाना है,
उन्हीं को अपना वेंडर को लेके आना है, कॉन्ट्रैक्टर को लेना है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज हम देखते हैं, डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स। डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि हम लोग भूल जाते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। मेरा भी फ्लैट 2 करोड़ का है, आपका भी 2 करोड़ का है, आपका 3 करोड़ का है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद का बंगलो में रह रहे हैं। भले ही आपका फ्लैट का कीमत 10 करोड़ हो, आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। आप सहकार संस्था का एक भाग है, एक मेंबर है, सदस्य है। इसको कभी भी नहीं भूलना है। डिस्प्यूट अमंग द मेंबर्स, देखिए आपका फ्लैट का बाजू वाला फ्लैट मतलब आपका नेबर, या तो आपका ऊपर वाला फ्लैट या तो आपका नीचे वाला फ्लैट, अगर आप सहकार कोऑपरेशन ये बात आप मन में रख के अगर रहेंगे तो कोई भी सोसाइटी में कोई भी डिस्प्यूट नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा ओवर पावर या तो ओवर एंथुजियाज्म दिखा के म्यूजिक ज्यादा बढ़ा लेते हैं, या तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जैसा मुझे चाहिए वैसा टाइल्स खोलना, या तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, या तो जितना स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने रेकमेंड किया है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, या तो जूना बिल्डिंग में बार बार रिपेयर्स मेंटेनेंस करना, ये सब चीजें बिटवीन द मेंबर्स डिस्प्यूट के लिए एक कारण बन जाता है। लेकिन उसमें भी जैसा आप मैं पहली बार आपको बताया कि मेंबर्स का पार्टिसिपेशन मीटिंग में और एनुअल जनरल मीटिंग में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिटवीन द मेंबर्स सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? पार्किंग का। पार्किंग का सबसे बड़ा मुद्दा है। उसमें कमिटी के ऊपर एलिगेशन आता है, बिल्डर के ऊपर एलिगेशन आता है, लॉटरी सिस्टम पे एलिगेशन आता है। तो मुझे ऊपर वाला पार्किंग चाहिए। स्टैक पार्किंग में तो और एक बड़ा न्यूसेंस है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। जिसके पास कार नहीं है उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग इज द एसेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग सोसाइटी। सो ये सब चीजें कन्विंस करने में सोसाइटी मैनेजमेंट में दिक्कत आता है। इसके लिए जितना आपका पॉलिसी ट्रांसपेरेंट हो, जितना डॉक्यूमेंटेड हो, राइटिंग में हो, उतना डिस्प्यूट आपका कम होगा। भले ही डिस्प्यूट रेज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार के सामने, कोऑपरेटिव कोर्ट के सामने अगर रेजोल्यूशन आपका पक्का है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, तो आपका सोसाइटी केस जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। पार्किंग के अलावा और एक डिस्प्यूट एरिया है यूज ऑफ कॉमन एरियाज। जो कॉमन एरिया है जहां पे हर मेंबर का हक है, उसको यूटिलिटी, उसका यूटिलाइजेशन, जैसा आपके घर पे एक शादी है, रिसेप्शन के लिए जगह चाहिए। इसके अलावा लिटिगेशन, जैसा कि कुछ सोसाइटीज में हैबिचुअल लिटिगेंट्स रहते हैं कि वो बार बार सोसाइटी के ऊपर केस करना, ऑफिस मेंबर्स के ऊपर, ऑफिस बेरर्स के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करना, सिविल सूट फाइल करना, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना या रजिस्ट्रार के पास जाना, ये सब चीजें सोसाइटी को खर्चा कराता है, जो कॉस्ट इनकर होता है। सो बिटवीन द मेंबर्स अगर डिस्प्यूट होता है तो इवेंचुअली सोसाइटी का मैनेजमेंट के ऊपर वो बर्डन आ जाता है कॉस्ट का। लेकिन ये सब चलते हुए सेक्शन 91 जो डिस्प्यूट मैनेजमेंट पे डिस्प्यूट एप्लीकेशन डिस्प्यूट्स के बारे में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसका नॉलेज हर सोसाइटी का ऑफिस बेरर को रहना ही चाहिए, और हर मेंबर को भी थोड़ा बहुत उसका ज्ञान रहना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग में एक आधा घंटा आप लीगल अवेयरनेस पे लेक्चर रखेंगे, या तो कोई यूट्यूब वीडियो भी चलाएंगे, उसका बहुत सारा सोसाइटी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम आएगा। और सोसाइटी मैनेज करने में जो डिफिकल्टीज आएंगे उसके ऊपर बहुत सारा सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके ऊपर एक बर्डन है एज ए सोसाइटी ऑफिस बेरर, एक मीडिएशन पैनल आपको सोसाइटी में रखना है। सोसाइटी मैनेजमेंट अगर ठीक से हो, इसका मतलब यह है कि मीडिएशन, जो एक मेंबर है मिस्टर ए, वो ट्रेजर सेक्रेटरी के ऊपर कुछ कंप्लेंट करते हैं या तो एलिगेशन करते हैं या तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कुछ जगह पे तो रीडेवलपमेंट के टाइम पे लिटरली मारामारी होती है जहां पे पुलिस आ जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए जो सोसाइटी में जो क्वालिफाइड और सोशली वेल कनेक्टेड जो लोग रहते हैं, उनका आप एक 5-6 मेंबर्स का पैनल बनाएंगे, तो वो डिस्प्यूट लेके अलॉन्ग विथ मैनेजिंग कमेटी काम करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक बात याद रखना है, आप सहकार संस्था कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं जहां पे
कोऑपरेशन सबसे ऊपर है। रीडेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है, जैसा हम लोग बोलते हैं, द पर्सन हु टॉक्स अबाउट रीडेवलपमेंट इज द फर्स्ट सस्पेक्ट। मतलब किसी ने अगर रीडेवलपमेंट के ऊपर बात करना शुरू किया, उसके ऊपर लोग शक करना शुरू कर देते हैं, यही क्यों बता रहा है। ऐसा नहीं है। सहकार संस्था में हर मेंबर का जिम्मेदारी है आप आके कंट्रीब्यूट करें कि सोसाइटी कैसा डेवलप हो, रीडेवलप हो। सो रीडेवलपमेंट अगर आपका टाइम पे, बराबर टाइम पे नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा रिपेयर कॉस्ट बढ़ता है, लिटिगेशन बढ़ता है, इंश्योरेंस का आपको रिस्क बढ़ेगा, प्लस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्शन भी आपके ऊपर हो सकता है, प्लस बिकॉज ऑफ सम मेंबर्स डिस्प्यूट प्रॉपर बिल्डर अपॉइंट नहीं होता है, तो पूरा फाइनेंशियल बर्डन आपकी फैमिली के ऊपर आ जाता है। सो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक मीडिएशन पैनल सोसाइटी में अगर रहता है, अल्टीमेटली सहकार और विश्वास ये दो चीजें हैं। सोसाइटी का कमिटी को जब भी आपने इलेक्ट करके चुन के बिठाया है, तो उनके ऊपर आपको विश्वास रखना ही है। नहीं तो आपको हर मीटिंग में अटेंड करके क्वेश्चंस पूछना है और आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? चॉइस ऑफ डेवलपर। कौन सा बिल्डर को आपको चॉइस करना है, चूज करना है, अपॉइंट करना है। अगर बिल्डर प्रॉपर है, तो डिस्प्यूट्स बहुत सारा कम हो सकते हैं। रीडेवलपमेंट मतलब, मैं मजाक में बोलता रहता हूं कि पुनर्विकास मतलब पुनर्जन्म। मतलब ऐसा है, एक बिल्डिंग पूरा बन के नया फ्लैट का चाबी आपके हाथ में आते आते बहुत सारा फेजेस पे आपको गुजरना पड़ता है, बहुत सारा फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से रीडेवलपमेंट, जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, कॉर्पस फंड है, लॉटरी सिस्टम है, कौन सा फ्लोर किसको मिलना चाहिए, टॉप टॉप फ्लोर वाला बोलेगा मुझे फर्स्ट फ्लोर बोल दो, फर्स्ट फ्लोर वाला बोलेगा मुझे फिफ्थ फ्लोर चाहिए। सो ये सब चीजें मैच करके एक कॉमन फॉर्मूला लेके आने में कमिटी मेंबर्स को बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जितना भी कमिटी ट्रांसपेरेंट वे में काम करेगा, उनके ऊपर एलिगेशन आने का चांस रहता ही है। इसकी वजह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस, अकाउंट्स और लीगल कंप्लायंस और रोल ऑफ रजिस्ट्रार, जैसा सेक्शन 79 में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो शूटिंग करते हैं, वो सब चीजें जितना पक्का आपका रहेगा, ड्राफ्टिंग प्रॉपर रहेगा, उतना आपका रीडेवलपमेंट का जर्नी सेफ होगा। तो रीडेवलपमेंट इज वन ऑफ द डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। रीडेवलपमेंट में फ्रीक्वेंटली कंप्लेंट्स फाइल होने का चांसेस है, कोर्ट में लोग जाते हैं, छोटे छोटे चीज पे स्टे आने का भी चांस रहता है। हालांकि अभी 70-75% आपका मिनिमम मेंबर्स है, तो बहुत सारा रास्ता क्लियर हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से, लेकिन डिस्प्यूट्स फिर भी आ सकते हैं। रोल ऑफ द पीएमसी, रोल ऑफ द आर्किटेक्ट, रोल ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो नीचे रहते हैं, लीकेज कुछ नहीं हमारे फ्लैट में, रीडेवलपमेंट जरूरी नहीं है। ऐसा बार बार चैलेंजिंग सिचुएशन तो क्रिएट होते ही रहते हैं, लेकिन रीडेवलपमेंट सोसाइटी मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कंप्लायंस बर्डन, मतलब सोसाइटी चलाने में जितना कंप्लायंसेस उसमें इन्वॉल्व है, वो बहुत सारे कमिटीज ओवरलुक करते हैं। उतना टाइम उसके ऊपर दे के सोसाइटी चलाते नहीं है। इसकी वजह से कंप्लायंस मतलब, किसी का फ्लैट पे नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन का फॉर्म प्रॉपरली भरा है क्या, सिग्नेचर्स करेक्ट है, डेट्स करेक्ट है, विटनेसेस का सिग्नेचर तीनों डुप्लीकेट कॉपी ट्रिप्लीकेट कॉपी में सब जगह बराबर है क्या, आप नॉमिनेशन रजिस्टर मेंटेन करते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म में जो लिखा है वही डिटेल्स नॉमिनेशन फॉर्म और रजिस्टर दोनों जगह पे मैच हो रहा है। एक केस में मैंने देखा है जहां पे एक सोसाइटी का मेंबर का डेथ हो गया, नॉमिनी सोसाइटी का मेंबर ने अपना फादर मदर को किया था, तो जब भी उनका वाइफ का नॉमिनेशन में नाम नहीं था, उन्होंने सोसाइटी के ऊपर एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर दिया। मतलब मैटर है मुंबई का, केस फाइल हुआ कर्नाटक में, कि सोसाइटी का मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स जानबूझ के, दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर कॉन्स्पिरसी। मतलब मेरा नाम, लेकिन उसमें एक गड़बड़ क्या था, वो सिग्नेचर मिसिंग था सेक्रेटरी का। तो इस ऐसा कैजुअल अप्रोच से एक बार
सोसाइटी को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सोसाइटी शुड बी केयरफुल, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और अदर मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स को स्पेसिफिक रोल्स नहीं है, लेकिन आप लोग सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर नहीं है, तो आप एक इंटरनल ऑडिटर का काम कर सकते हैं। जस्ट जब भी कमेटी मीटिंग में बैठे हैं तो फटाफट रजिस्टर को स्क्रूटिनाइज करना, चेक करना, जहां पे सिग्नेचर मिसिंग या अनइंटेंशनली गलती से हो जाता है तो आपको पैचअप करके रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करना है। जनरली हम लोग देखते हैं कि मीटिंग क्यों बुलाना है, एक कंप्लेंट आया है या तो एजीएम मैंडेटरी कंपलसरी एक मीटिंग करना है तभी मिलना है। सिर्फ सोसाइटी का डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं है, ये सब चीजों पे 95% सोसाइटीज मिलता ही नहीं है। आप अपना ही एजेंडा देख लीजिए, सोसाइटी का डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक मीटिंग, दो मीटिंग साल में जरूरी है। इससे आपका कोर्ट केसेस में बहुत काम होगा। सोसाइटी का डॉक्यूमेंटेशन, अभी आप डीम्ड कन्वेंस में देख लीजिए, डीम्ड कन्वेंस में 70,000 सोसाइटीज में से कितना सोसाइटीज डीम कन्वेंस लिया है। जब भी आपका काम 10 रुपया 5 रुपया में होता था, अभी लाखों रुपया खर्चा करके आपको कन्वेंस में जाना पड़ता है। इसके लिए एक सोसाइटी का कमेटी का रोल है कि डॉक्यूमेंटेशन, सोसाइटी का कागज पत्र जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना और उसको प्रिजर्व करना और प्रॉपर बार बार अपडेट करना बहुत जरूरी है। सो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस, क्योंकि कभी कभी किसी को लोन चाहिए, तभी ओसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो ढूंढना पड़ता है। अगर आप अपना फाइल, पेपर वर्क, एक छोटा सा अलमारी रख के, लॉकर रख के प्रॉपर मेंटेन करेंगे, जो आपका अननेसेसरी टाइम बर्बाद होने वाला है वो बचेगा। किसी मेंबर के घर पे डेथ हो जाता है, उसका नॉमिनेशन, अगर आप फाइलिंग बराबर नहीं है तो वो फैमिली और आपका डिस्प्यूट आने का चांस रहता है। सो एक प्रॉपर मीटिंग डॉक्यूमेंटेशन पे होना जरूरी है। कंप्लायंस बर्डन में और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट जैसा आता है, हम लोग काम क्या करते, मैं भी मेरा सोसाइटी का चेयरमैन हूं, हम लोग जेरोक्स लेते, सबको भेज देते, सिग्नेचर ले लेते और काम हो गया, ऐसा नहीं है। सोसाइटी का जो मीटिंग है, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के लिए 5 साल में एटलीस्ट एक दो मीटिंग तो आपको करना जरूरी है। जब भी आप चुन के आते हैं और जब भी आप कमेटी छोड़ के बाहर जाते हैं, ये दो मीटिंग में आप ऑडिट रिपोर्ट को प्रॉपर एक इंटरनल मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस करेंगे तो सोसाइटी का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे कंप्लायंस मैटर्स आते हैं, जैसा आपने फेडरेशन को कंट्रीब्यूशन भरा है कि नहीं, बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया लिया है कि नहीं, ट्रांसफर्स जो साल में हुआ है वो किया है कि नहीं, 10 मीटिंग आपने किया है कि नहीं, मिनट्स प्रॉपरली सर्कुलेट किया है कि नहीं, रिकॉर्ड किया है कि नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर्स और आपका सोसाइटी मेंबरशिप ट्रांसफर रजिस्टर, शेयर कैपिटल पहले 5 था, 5 शेयर था, बाद में सर्कुलर आया 10 शेयर्स आपको हर मेंबर को इश्यू करना है। सो ये सब चीजें मैनेजिंग कमेटी का एजेंडा में आना चाहिए, प्रॉपरली डिस्कशन होना चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी का कमेटी मेंबर्स को कंप्लायंस के बारे में, अपना जिम्मेदारी क्या है उसके बारे में पता ही नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास बायलॉज का लेटेस्ट बुक नहीं रहता है। सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक 1,500-2,000 रुपये का बुक है। आपका 100 करोड़ का, 50 करोड़ का सोसाइटी में लेटेस्ट 2025 का कोऑपरेटिव सोसाइटी का कायदे का बुक है क्या? नहीं है। नहीं है तो पहला आपको वो बुक खरीद के सोसाइटी के ऑफिस में रखना है। लेटेस्ट बायलॉज आपके पास है क्या? नहीं है तो उसको आपको बुक चाहिए, आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बुक खरीद के लेटेस्ट बायलॉज, लेटेस्ट सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशंस और कायदा 1960 का अमेंडेड लेटेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का एक कॉपी आपके पास रहना चाहिए। सोसाइटी के आपका लाइब्रेरी में रहना चाहिए, सोसाइटी का अलमारी में, लॉकर में रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स आते हैं। कुछ सोसाइटीज का मेंबर रहते हैं कि वो मीटिंग में नहीं आएंगे, इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं रहेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार मैसेज भेजते रहेंगे, इसका सर्कुलर आ गया, उसके, अरे भाई आप भी सोसाइटी का मेंबर हो, सहकारी संस्था का मेंबर हो, करेक्ट, तो आपका भी सोसाइटी की तरफ सहकार देना जिम्मेदारी बनता है। तो इसकी वजह से सोसाइटी का नोटिस बोर्ड जनरली खाली खाली रहता है, सिर्फ मेंटेनेंस का ड्यूज जो है डिस्प्ले करता है।
वो एक भाग हो गया। लेकिन एक अवेयरनेस के बारे में, जैसा कि कोऑपरेटिव कमिश्नर का बारे में, उनके उनका जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, उसका कटआउट आपको नोटिस बोर्ड पे रखना है। ये सोसाइटी मैनेजमेंट का एक अंग है। कभी कभी क्या होता है, आप सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को कुछ बोलेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, लेकिन यही चीज आपको कायदा, सर्कुलर, जजमेंट, इसके ऊपर रिलाई करके आप एक नोटिस निकालेंगे, या तो एज इट इज न्यूज़पेपर आर्टिकल आप पेस्ट करेंगे नोटिस बोर्ड पे, बहुत सारा डिफिकल्टीज आपका कम हो सकता है। लेकिन सोसाइटी मेंबरशिप का एक, मैंने जो 2-3 सिविल, क्रिमिनल और कंज्यूमर केसेस हैंडल किया है, उसका अनुभव से एक छोटा सा चीज चेयरमैन साहब को बोलना चाहूंगा। जितना ट्रेजरर इन्वॉल्व है, जितना सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, उतना ही चेयरमैन का लीगल लायबिलिटी है। कायदे में आपका भी जिम्मेदारी उतना ही है। 2 केसेस मैंने चेयरमैन के तरफ हैंडल किया है। एक तो अभी भी गिरगांव कोर्ट में चालू है, जहां पे आपका सिग्नेचर है बैलेंस शीट पे, या तो वाउचर पे, लोन पे, या तो सोसाइटी का कागज पे, आप भी उतना ही जिम्मेदार हो। जब भी क्रिमिनल फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन होता है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तीनों को, तीनों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट होता है, एफआईआर होता है। इसकी वजह से चेयरमैन ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा तो कोई रोल नहीं है, सेक्रेटरी देखता है, ऐसा नहीं है। तीनों का इक्वल जिम्मेदारी रहता है सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन में। सेक्रेटरी का डे टू डे मेंटेनेंस, डे टू डे जिम्मेदारी ज्यादा है, उसमें कोई वाद नहीं है। इसकी वजह से कंप्लायंस बर्डन सोसाइटी का मैनेजमेंट के ऊपर है, इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर भी है। इसकी वजह से कृपा करके एनुअल जनरल मीटिंग को सिर्फ एक लंच या डिनर का पार्टी बिना बना के, प्रॉपर सोसाइटी को कैसा चला चला सके, प्रॉपर मेंबर्स के बीच में रिश्ता कैसा बढ़ा सके, बना सके और इम्प्रूव कर सके, उसके ऊपर ध्यान दे के सोसाइटी चलाएंगे, तो आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का जो फ्लैट है, वो एक अच्छा सोसाइटी में है करके लोगों को पहचान मिलेगा, उससे आपका रेट भी बढ़ेगा, और आंख बंद करके लोग आपका फ्लैट खरीदेंगे। रीडेवलपमेंट, रीसेल में भी जितना सोसाइटी कंप्लायंस है, कायदे से अच्छा एजीएम चलता है, टाइम पे मीटिंग होता है, ये सब अगर ऑन रिकॉर्ड प्रॉपर चलते हैं, तो आपका सोसाइटी का टाइटल क्लीन रहेगा। इसके अलावा जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, वो बोलते हैं ना, सिंहासन पे बैठने से पहले सिंहासन अच्छा लगता है, बैठने के बाद प्रजा आप हमको दिखता है, सिंहासन नहीं दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर बैठने के बाद काम करना पड़ता है। सो जब आप काम करेंगे, 4 लोग अच्छा बोलेंगे, 2 लोग बुरा बोलेंगे, तो आप चेक साइन करके देंगे, लोग बोलेंगे इसने पैसा खाया है, या तो अपना ही कॉन्ट्रैक्टर को रीडेवलपमेंट दिया, रिपेयर्स दिया, मेंटेनेंस के लिए बनाया, अपना ही सिक्योरिटी गार्ड को लगाया। तो ऐसा एलिगेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट, करप्शन और अलग अलग चीजें आने का चांसेस है। सबसे बड़ा चीज, आप जब भी कुर्सी पे बैठे हैं, आपके ऊपर एलिगेशन या कंप्लेंट आने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है देश में, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं। तो संविधान में तकरार करने के लिए आपको अधिकार है, आप वोटर है तो आप तकरार करेंगे। सिर्फ आपको तकरार किया है, कंप्लेंट आया है, या तो लेटर आया है, कोई मेंबर का क्वेरी आया है करके एकदम भड़क के उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेना है। आपको समझ में लेना है आपने क्यों तकरार किया है, उसको बुलाना है, उसको सॉल्व करना है। टाइम पे अगर आप रिप्लाई करेंगे तो सब मैटर्स सॉल्व हो सकते हैं। मिसयूज ऑफ फंड्स, आप अगर वॉचर प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, सब सिग्नेचर्स प्रॉपर है, रेजोल्यूशन के हिसाब से आपने खर्चा किया है, तो कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ खर्चा इमरजेंसी में हम लोग करते हैं, कि जैसा दिवाली आ गया, चलो 4-5 लेबर्स को 500-500 रुपया उनको खुशी के नाते पेड़ा बांटने के लिए स्वीट्स दे दिया, 2,000 रुपया, तभी आपको रेजोल्यूशन हाथ में नहीं है, नहीं है। तो वैसा एक्सपेंसेस आप जो करते हैं, तो उसको आपको कमिटी मीटिंग में रख के रेटिफिकेशन करना है, वाउचर पे साइन लेना है। ऐसा कभी कभी फायर हो जाता है, कभी कभी कोई पतरा गिर जाता है, पार्किंग में इश्यू आ जाता है, आग लग जाता है, पार्किंग, स्टैक पार्किंग कोलैप्स हो जाता है, तो विदाउट अप्रूवल आपको खर्चा करना पड़ता है इमरजेंसी में। तो ये सब चीजें आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो एलिगेशंस नहीं आएंगे। मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट कैसा होता है, जैसा कि छोटे छोटे चीज आपको मैं बोलता हूँ, क्लीन अप, प्रॉपर फ्लोर क्लीनिंग करना है, प्रॉपर क्लीन करना है, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर जिधर रहते हैं वो फ्लोर क्लीन करो,
और नीचे का मत करो, ऐसा होता है, एलिगेशंस आते हैं। तो इसको ध्यान रख के प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो मिस मैनेजमेंट का कोई चांस नहीं रहता। इसके लिए एक सजेशन बॉक्स और कंप्लेंट बॉक्स, अभी व्हाट्सएप आने से सब लोग उसके ऊपर ही आते हैं, लेकिन एक छोटा एक 1 पेजर का सोसाइटी फॉर्मेट बना के देता है, तो उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे अभी मैं 2 मिनट बाद में एंड में बात करूंगा। इसके अलावा कुछ ही मेंबर्स अकाउंट्स को कंट्रोल करते हैं। देखिए, जब भी आप मेंटेनेंस सबसे ले रहे हैं, आपका जिम्मेदारी है कमिटी का कि जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो आपको देना बनता है, आपका फर्ज है। इसकी वजह से फाइनेंसेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अकाउंट मेंटेनेंस, आपने देखा रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रिजर्व बैंक ओवरनाइट फ्रीज लाता है अकाउंट्स पे, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक्स में आपको अकाउंट कभी खोलना है, कितना फंड्स अलोकेट करना है, और कौन सा शेड्यूल्ड बैंक, उसका रेटिंग क्या है। सो बार बार आपको एनुअल जनरल मीटिंग, सोसाइटी मीटिंग में इसके ऊपर ध्यान लेना है। आप सोशल वर्क करने के लिए कमेटी का मेंबर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चेयरमैन बनेंगे, अगर रातों रात एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब जाता है, आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो पूरा का पूरा आपका सोसाइटी प्रॉब्लम में आ सकता है। इसकी वजह से 2-3 शेड्यूल्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स में आपका फंड्स आप अलोकेशन करेंगे तो सोसाइटी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम आएगा। ऑडिटर्स का सजेशंस हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। ऑडिट एक मैंडेटरी एक्टिविटी है, इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। जो भी लिखा है उसके ऊपर आपको फीडबैक खुद ही ऑडिटर को देना है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है सोसाइटी में। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कॉस्टिंग, प्लस आपका एनुअल रिटर्न्स जो आप भरते हैं, उसका सभी मेंबर्स को एक प्रॉपर फाइल में इंस्पेक्शन के लिए रेडी रखना है एनुअल जनरल मीटिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोसाइटी अगर एजीएम प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करता है, गैप्स आता है, तो वही पोटेंशियल एरिया ऑफ कंप्लेंट होता है। लिमिटेशन, आपको 30 सितंबर के पहले एजीएम कंप्लीट करना है, सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना है। एजीएम होने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार को अकाउंट्स प्लस मिनट्स, अटेंडेंस का शीट, वो रिपोर्ट सब कुछ फाइल करना है ताकि कंप्लायंस ठीक ठाक हो। आजकल फायर रिलेटेड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने लगा है हाई राइज बिल्डिंग में। जैसा हम जानते हैं, 40-50 फ्लोर्स का बिल्डिंग का परमिशन दिया जा रहा है। क्या आपका फायर ऑफिसर के पास इतना बड़ा सीडी है? सोसाइटी के पास कुछ ऑप्शन है? फायर होता है तो आपका सोसाइटी से फायर डिपार्टमेंट तक जितना डिस्टेंस है, उसके लिए कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि ये आपका लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में ये सब चीजें आपको डिस्कस करना है। अगर 15 मिनट लगता है ट्रैफिक जाम में व्हीकल को आने में, तब तक क्या अपने पास ऑप्शंस है? फायर एक्सटिंग्विशर्स रिन्यूअल किया है प्रॉपरली? डेट कभी था, क्या क्या था? ये सब चीजों पे मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स को जिम्मेदारी दे के काम पे लगाना है, और उसके ऊपर स्टिकर लगाना है कि ये डेट पे रिन्यू किया, गैस भरा, इसका डेट इतना तक चलेगा, रिन्यूअल के लिए ड्यू है। अभी मेरे ही सोसाइटी में एक फायर का इंसिडेंस हुआ। जैसा वो इंसिडेंस हुआ, सब हमारा फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऑनलाइन थे, प्रॉपर थे, तो बच गए। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर का एक ऑब्जर्वेशन आया कि सर आप एएमसी दे दो, ताकि एनुअली आपको एक 70-80 थाउजेंड खर्चा आएगा, लेकिन इमीडिएटली सब प्रोटेक्शन मिल जाएगा सब। विद इन 5 मिनट्स वी टुक डिसीजन और फायर एएमसी दे दिया, तो सब इक्विपमेंट्स वी आर इंश्योरिंग इट इज वर्किंग प्रॉपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्डिंग इंश्योरेंस थोड़ा ही खर्चा होगा, इंश्योरेंस लेना जरूरी है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सहकार, जिम्मेदारी। देखिए, मैक्सिमम सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। अभी मुलुंड में हमारे एरिया में एक इंसिडेंस हुआ, सीनियर सिटीजन का डेथ हुआ, 2 दिन के बाद पता चला कि उनके घर पे डेथ हुआ है। इसके बाद और एक जिम्मेदारी सोसाइटी का बढ़ जाता है कि सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। डिजिटल अरेस्ट, किसी का भी फोन आता है, आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। इतने सारे लोग सोसाइटी में रह के हम लोग एक दूसरे का हेल्प कर नहीं पाते। इसके वजह से एनुअल जनरल मीटिंग या तो अवेयरनेस प्रोग्राम पे सोसाइटी मेंबर्स इकट्ठा होके साल में एक बार, 2 बार लोकल पुलिस स्टेशन के साथ, साइबर सेल के साथ एक प्रोग्राम करेंगे तो सोसाइटी मैनेजमेंट में बहुत सारे चीजें ऑनलाइन
अप टू डेट रह सकते हैं। जिस सोसाइटी में एसीपी डीसीपी साहब बार बार आते हैं, इवेंट्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोग्राम, ब्लड कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, ऐसा सोसाइटी में कोई चोरी नहीं होगा, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कुछ आके गलत चीजें करने के लिए। सो ये सब चीजें प्रॉपर मैनेजमेंट सोसाइटी करने के लिए आपको एक बेसिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज सोसाइटीज मैनेजमेंट में आजकल क्या आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस का ग्रुप। व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप सोसाइटी का क्यों रहता है, किसके लिए सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी मिलके एक ग्रुप बनाना चाहता है? इसका बेसिक चीजें है कि 24 घंटा सोसाइटी का मेंबर्स एक साथ कनेक्टेड हो, एक साथ अपने विचार को और अपना सोसाइटी का तरफ से अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आता है उसको जानने के लिए वो मैकेनिज्म रहता है। मेंटेनेंस ड्यूज है, प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज है, या तो कोई लिफ्ट रिलेटेड मेंटेनेंस है, या तो वाटर कट है, गैस कनेक्शन कट है, टेम्पररी डिसकनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ है, हर चीज के ऊपर एक दूसरा मेंबर साथ में आके, या तो कोई चोरी हो गया, कोई अननोन आदमी आ गया, ये सब चीजें कनेक्ट होके एक साथ सोसाइटी को मैनेजमेंट के लिए फिर से वर्ड सहकार, कोऑपरेशन, इसके वजह से व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। ये सब छोड़ के लोग उसको एक अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना झगड़ा, अपना पॉइंट रखने के लिए एक मीडियम बनाते हैं। इससे क्या हो जाता है, हजारों मैसेजेस साल भर उसमें घूमते हैं, रोटेट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसका सैंक्टिटी चला जाता है। इसकी वजह से ध्यान रखें, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन को हम लोग बचा सकते हैं, उनका हेल्थ केयर के बारे में व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग जागरूक रह सकते हैं। उसके अलावा अननेसेसरी मैसेजेस आप भेजेंगे तो सोसाइटी मैनेजमेंट वो ग्रुप को डिलीट कर सकता है या तो मिनिमाइज कर सकता है, इससे अपना ही नुकसान है। इसकी वजह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सोसाइटी ऑफिस बेरर्स के ऊपर कमेंट करना, या तो किसी का मेंटेनेंस ड्यू है, ऑफिस बेरर्स को भी ध्यान रखना है, कोई अपशब्द गलत शब्द उस पर लिखना नहीं है। किसी के घर पे कोई डेथ हुआ है, नौकरी गया है, तो उनको आप बुला के मीडिएशन के थ्रू उनको इंस्टॉलमेंट में मेंटेनेंस भरा सकते हैं। इसकी वजह से सहकार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे आपको ध्यान देके सहकार के साथ चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। इसके अलावा लीगल मैटर्स जितना हो सकता है उतना कम लिटिगेशन, लीगल मैटर्स आप चलाएंगे तो वही पैसा आप सोसाइटी का वेलफेयर, ग्रीनरी, ये सब चीजें के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। वो छोड़ के आप वही आपका ही फंड्स आपका लिटिगेशन में चला जाएगा तो पुराने सोसाइटीज में, नया सोसाइटीज में एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इसकी वजह से थ्रू मीडिएशन, इंटरनल मीडिएशन आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके सोसाइटी को यस मैनेज सर, करना यस चाहिए। सर। सर हम वापस रिपीट करेंगे इसी यस टॉपिक को, क्योंकि यस जो डिफिकल्टीज है वो यस पूरी नहीं होती सर, यस क्योंकि यस ये कॉपरेशन है। और कॉपरेशन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो करेक्ट मामले होते हैं, जो जो इश्यूज होते हैं, वो अनंत है। करेक्ट मुंबई करेक्ट। में या महाराष्ट्र की बात करें तो हम आगे भी ऐसे एक एक 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में वापिस से रिपीट करेंगे सेम। तो आप ये कवर करिएगा सर। यस। सर चैट बॉक्स में आप देख रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है सर चैट बॉक्स हाँ, में। सी रेसिग्नेशन के बारे में, तीनों चेयरमैन का रेसिग्नेशन तो जाएगा रजिस्ट्रार के पास, ऑफिस बेरर्स का रेसिग्नेशन ट्रस्ट चेयर एमसी मेंबर्स और सेक्रेटरी और ये ट्रेजरर चेयरमैन साहब को अपना रेसिग्नेशन दे सकते हैं। सो चेयरमैन हैज टू रजिस्टर, रिजाइन बिफोर द रजिस्ट्रार ओनली। सोसाइटी का जैसा आपका रेसिग्नेशन होता है उसको इमीडिएटली नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में ही आपको रख के ये करना है, डिसीजन लेना है उसको, और कोऑप्ट करना है दूसरा कमेटी का मेंबर को, कोऑप्ट करके कंसर्न वैकेंट पोजीशन को फिलअप करना है। लिमिटेशन पीरियड ऐसा कुछ नहीं, आपका टोटल कमिटी 5 साल है, तो आपका विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब नेक्स्ट मीटिंग इज द रीजनेबल टाइम यू कैन से। एनओसी ऑफ फ्लैट, एनओसी एक अगर समझ लीजिए आपका रेफरेंस है मिस नेहा पुजारी का, अगर आप एनओसी आप सेल परचेज के लिए चाह रहे हैं तो अगर आपका ड्यूज नहीं है तो एनओसी देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनओसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एनओसी लेना जनरली एडविजिबल है, क्योंकि आपका सभी चीजें उस पे क्या बोलते हैं क्लियर हो जाते हैं। आपका ड्यूज कितना है, आपका टाइटल क्लियर है कि नहीं है, किसके नाम पे सोसाइटी है, 2025 बायलॉज ऐसा कुछ नहीं है, मॉडल बायलॉज है, आपको एडॉप्ट करना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सोसाइटी हैज टू एडॉप्ट द बायलॉज।
और उसमें जो भी चेंजेस है आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। अभी तो पुराना ही ये है, 2022 का प्रिंट हुआ है, लेकिन वो आपका सोसाइटी एडॉप्ट करके आपको जो भी चेंजेस है आप कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड कंपलसरी टू इंस्टॉल, नोटिस बोर्ड जरूरी है क्योंकि वही एक मीन्स है ऑफलाइन। सबको व्हाट्सएप वगैरह जो है आपका इनफॉर्मल है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन नोटिस बोर्ड कंपलसरी है। ऑफिस बेयरर्स, डिसीजन टेकन बाय ऑफिस बेयरर्स विदाउट GBM approval against which legal expenses done towards members' complaints. Does society bear expenses or management committee or any office bearers? सी क्या होता है, जब भी आपका मैनेजिंग कमिटी होता है, मैनेजिंग कमिटी को एक पावर्स रहता है। हर चीज के लिए आपका रेजोल्यूशन, हर चीज के लिए जनरल बॉडी में जाने का जरूरत नहीं है। सो मैनेजिंग कमिटी, इफ दे आर टेकिंग एनी डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, दैट इज एक्सेप्टेबल। सो मैनेजिंग मेंबर का जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस है, दैट हैज टू बी पेड बाय सोसाइटी। लेकिन वो फ्रिवोलस कंप्लेंट है, अननेसेसरी है, तो सोसाइटी कैन ऑलवेज चार्ज द सेम थिंग फ्रॉम द मेंबर्स। सो वन मोर मिस्टर किशोर का है, आवर सेक्रेटरी सेज ड्यू टू वेल डेकोरेशन वी कैन नॉट पुट नोटिस बोर्ड इवन नो रजिस्ट्रेशन नंबर। नहीं नहीं, डेकोरेशन, सी यू कैन मेक अ वेरी ब्यूटीफुल नोटिस बोर्ड, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सक्यूज। सी मिस्टर मिलन मेहता का एक क्वेरी है, टेक एक्शन, राइट लेटर टू सेक्रेटरी CC टू रजिस्ट्रार एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ नोटिस बोर्ड। सी you have to take action. It is not action. You have to insist. You have to raise this matter in AGM and call for the installation of the what you call uh, notice board. So cooperative society book is available at a cost of around 1825 rupees, which I have purchased. Maharashtra Cooperative Societies Act. Bylaws का बुक भी जो मेरे पास है, it is around some 450 rupees. सर विजय कुलकर्णी सर, Yes, मैं sir. चाहूंगा प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड मेल आईडी, ताकि जो पार्टिसिपेट है वो आपसे वन टू वन में भी कनेक्ट कर सके, कुछ Yes, उनकी कुछ yes, इश्यूज sir. हो, कुछ कंसल्टिंग हो। I यस have सर, shared, sir. I have shared. My मेल number आईडी एंड is 99204 87117. ईमेल आईडी है vkassociates2008@yahoo.com. और दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऑर्गेनाइजर हैं मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। तो इस फेडरेशन के आपको मेंबर बनना है तो बहुत सारे फायदे हैं। इस फेडरेशन के मेंबर बनने के लिए नंबर है 02242551414। इस नंबर पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 02242551414। ये फेडरेशन का नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। फ्री एडवाइस वगैरह के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। आप मेंबर बनते हैं तो काफी सारे बेनिफिट्स है। आपके रीडेवलपमेंट का इशूज हो मुंबई का, आपकी हाउसिंग सोसाइटी का कन्वेंस, टीम कन्वेंस, तो काफी सारी जो प्रोसेसिंग है वो आपको इजी हो जाएगी। तो आप जरूर मुंबई जिला उपनगर के में रहते हैं और हाउसिंग फेडरेशन के मेंबर नहीं तो मेंबर बने। आमच्या समितीच्या सदस्यांना 75/5च्या ह्याच्यामध्ये 5 वर्षासाठी डिवाइड केलंय. हाँ हाँ. तर त्याच्यामध्ये कसं आहे, फक्त 75/5ची एकच प्रोसिजर फक्त झालेली आहे डेप्युटी रजिस्ट्रार कडून. पण मला ती 147ची जी फौजदारी गुन्हा जो दाखल केला जातो त्याच्यावरती, ती प्रोसिजर मला जर फॉलो करायची असेल त्यांच्यावरती, कारण त्यांनी पैशाचा भरपूर अपव्यवहार केलेला आहे. अच्छा. तर तो 147 जर मला जर दाखल करायचं असेल तर ते काय त्याची प्रोसिजर कशी आहे आणि काय नाही, तुम्ही जरा. गव्हर्नमेंट ऑडिटरचा रिपोर्ट वगैरे आहे का? रेकमेंड गव्हर्नमेंट ऑडिटर FIR करणार त्यांचं. अच्छा, मग त्याच्यासाठी 81 मध्ये मी चौकशी अधिकारी लावू शकतो का पहिलं? हा, चौकशी अधिकारी लावा आणि गव्हर्नमेंट ऑडिटर थ्रू कंपनी FIR लॉन्च करून घ्या. ओके ओके. मग ते 147 जर मला दाखल करायचं असेल तर मग ते कुठे करावं लागेल मला? डेप्युटी रजिस्ट्रारच्या अंडरमध्ये येतं का ते? कन्सर्न वॉर्डचा. ओके, थँक्यू साहेब, थँक्यू. थैंक यू वेरी मच।